हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना के इस हरकत को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय आ गया है एकदम जोश में दोस्तों, और चाइना को दे दिया है करारा जवाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत का स्वदेशी पिनाका रॉकेट कितना शक्तिशाली, जिसके आर्मेनिया पहुंचते ही बौखला गया अजरबैजान। जी हाँ दोस्तों, और देने लगा दलीलें। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर हाथ मिलाने के बाद शी जिनपिंग से क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस बात की सरकार की तरफ से अब आ गई है पूरी सच्चाई सामने। सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां क्या अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जब ये सवाल पूछा गया दोस्तों, क्या मिला जवाब, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने जारी किया स्टेपल वीजा। तो भारत ने अपने खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से ही वापस बुला लिया है दोस्तों, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा, ये तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, चीन ने भारतीय वुशु टीम में शामिल अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी किया था। चाइना के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने वुशु टीम के सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चाइना का यह कदम किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक 11 सदस्यीय भारतीय टीम चाइना में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल होने के लिए देर रात रवाना होने वाली थी, लेकिन अधिकारियों ने सभी मंजूरी के बावजूद उन्हें चाइना जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी कर दिया, जबकि भारत सरकार चीन के स्टेपल वीजा को मंजूरी नहीं देती है। दरअसल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने के लिए अधिकतर एथलीटों को परसों देर रात चाइना के लिए रवाना होना था, जबकि अरुणाचल के 3 एथलीटों को कल रात ही रवाना होना था, क्योंकि अरुणाचल के खिलाड़ियों के वीजा में देरी हो गई थी। चाइना ने इन तीनों खिलाड़ियों को सामान्य वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी कर दिया। चाइना के इस रवैये से नाराज होकर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वुशु टीम का कोई भी खिलाड़ी चाइना नहीं जाएगा। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा, जिनको नहीं पता कि इस आखिर नॉर्मल वीजा और स्टेपल वीजा में क्या अंतर होता है, तो आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति को स्टेपल वीजा जारी किया जाता है तो पासपोर्ट के साथ एक अन्य कागज को अलग से स्टेपलर की मदद से नत्थी कर दिया जाता है, यानी स्टेपल कर दिया जाता है, जबकि नॉर्मल वीजा में ऐसा नहीं किया जाता है। स्टेपल वीजाधारी जब अपना काम खत्म करके वापस आता है तो उसको मिलने वाले नत्थी वीजा एंट्री और आउटिंग टिकट को फाड़ दिया जाता है, यानी व्यक्ति के पासपोर्ट पर इस यात्रा का कोई विवरण दर्ज नहीं होता है, जबकि नॉर्मल वीजा पर यात्रा का पूरा इंफॉर्मेशन दर्ज होता है, शामिल होता है। और इसी बात की खुंदक दोस्तों भारत को लगी कि आखिर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है और क्यों कर सकता है। और अब भारत ने कहा कि जब ऐसी बात है तो एक भी खिलाड़ी उनमें से नहीं जाएगा चाइना, और सबको दोस्तों वापस एयरपोर्ट से बुला लिया गया। ऐसे में भारत के इस कदम का अगर आप भी पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत का स्वदेशी पिनाका रॉकेट आखिर कितना शक्तिशाली, जिसके आर्मेनिया पहुंचते ही बौखला गया अजरबैजान। जी हां, भारत ने आर्मेनिया को भेजा पिनाका तो घबराया अजरबैजान। मोदी सरकार से लगाई गुट निरपेक्षता वाली गुहार। बता दें, कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाला अजरबैजान भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से घबराया हुआ है। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार तक लगा डाली है। अजरबैजानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति से असंगत भी बताया है। अजरबैजानी मीडिया का दावा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच गई है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका की जो वेरिएंट सप्लाई की है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान में पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने का भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं। इस युद्ध में अजरबैजान ने इजरायली और तुर्की हथियारों के दम पर आर्मेनिया को करारी शिकस्त दी थी। जी हाँ, अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहायक और राष्ट्रपति के अधीन विदेश नीति विभाग के प्रमुख हिमकत हाजीएव ने भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए भारत
भारतीय राजनयिक श्रीधरन मधुसूदन से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि हथियारों की आपूर्ति तब भी की जा रही थी जब दोनों देश युद्ध में लगे हुए थे। अब ऐसे में दोस्तों अजरबैजान इतना ज्यादा घबरा चुका है कि मोदी सरकार तक से गुटनिरपेक्षता वाली गुहार लगाई गई है। ऐसे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हाथ मिलाने के बाद शी जिनपिंग से क्या बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरकार ने अब बताई पूरी बात। बता दे पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले वर्ष बाली में G20 शिखर सम्मेलन में एक रात्रि भोज के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बातचीत की थी। दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के अंत में एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की आवश्यकताओं पर बात की थी। और ये मई 2020 में भारत चाइना सीमा पर उत्पन्न गतिरोध के बाद से दोनों नेताओं की पहली बार सार्वजनिक मुलाकात थी। जी हाँ, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के गुरुद्वारे बूचड़ खानों और कब्रिस्तानों में तब्दील। जी हाँ, खालिस्तान कट्टरपंथी की चुप्पी पर उठ गए सवाल। बता दें पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर खालिस्तानी समर्थक और आतंकवादी चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तान के गुरुद्वारों को इस हद तक अपवित्र कर दिया गया है कि उनकी इमारतों को बूचड़ खानों और कब्रिस्तानों में तब्दील किया गया है। जी हाँ, हैरानी इस बात की है कि खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों ने इस मामले पर ना कभी बात की और ना ही कभी कोई आपत्ति जताई। दरअसल इन चंद खालिस्तानियों का असली आका पाकिस्तान है और ये उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। इससे ये साफ हो गया है कि विदेशों में रहने वाले कुछ सिखों का खालिस्तानी पाकिस्तानी एजेंसी ISI का एजेंडा है, जिसे भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी के राजा बाजार में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब का इस्तेमाल बूचड़ खाने और मांस की दुकान के रूप में किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से गुरुद्वारे के मुख्य द्वार के पास मांस की दुकानें लगती रही हैं। दोस्तों पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले खालिस्तानी आतंकी पूर्ण रूप से चुप होते दिखाई दे रहे हैं इस मुद्दे पर, और ये सारा काम पाकिस्तान की सरकार को पता है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से शांति बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के गुरुद्वारों को बूचड़ खानों और कब्रिस्तान में तब्दील किया गया है दोस्तों, ऐसे में ये बातें और ये चीजें हर तरीके से गवाह है कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, उनको प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अब बड़े बड़े संगठनों की आंखें खुलती दिखाई नहीं दे रही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने देश की महिला नेताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, मच गया बवाल। बता दे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल मच गया है। महिलाओं ने पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ की महिला नेताओं के खिलाफ लैंगिक और अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करने के लिए रक्षा मंत्री आसिफ की आलोचना की और संसद के संयुक्त सत्र में विरोध प्रदर्शन किया। डान की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री आसिफ द्वारा सांसदों की आलोचना के जवाब के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र करते हुए PTI की महिला नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, आसिफ ने अपने संबोधन में कहा कि अपवित्र महिलाओं को शुद्धता पर व्याख्यान नहीं देना चाहिए, जिसके बाद सत्र के लाइव प्रसारण में एक महिला को उन्हें जवाब देते हुए सुना गया। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर राजनाथ सिंह के LOC पार करने वाले बयान पर पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची देने लगा ये बयान। बता दे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए LOC पार करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। जी हां, लद्दाख के द्रास में बुधवार को 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक में अपने संबोधन में सिंह ने कहा था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के रक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा था कि हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए LOC पार करना हुआ तो हम वो भी करने को तैयार हैं। अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम LOC को पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि करगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था, जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों की सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। सशस्त्र बलों को राष्ट्र के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए खुली छूट दी गई है। अब दोस्तों पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की तरफ से उस बयान का जवाब दिया गया है। बता दें राजनाथ सिंह की टिप्पणी पर
प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और दक्षिण एशिया में राजनीतिक माहौल को इनबैलेंस करने वाली है। ये पहली बार नहीं है कि भारत के नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान के इन बयानों से क्लियर लग रहा है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा और तगड़ा वाला धक्का लगा है और बौखला चुका है और उसको डर भी है कि कहीं भारत हम पर आक्रमण ना कर दे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल मामले में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी सफलता, 5वां आरोपी गिरफ्तार किया गया। जी हां, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी संगठन ISIS की हिंसक गतिविधियों को महाराष्ट्र में बढ़ावा देने के आरोप में एक और आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आतंकवाद विरोधी संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि आरोपी की पहचान 43 वर्षीय अदनान अली सरकार के तौर पर हुई है और वो 28 जून को दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया 5वां आरोपी है। अधिकारी ने कहा कि सरकार को पुणे के कोंदवा इलाके में स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी को ISIS महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में बड़ी सफलता करार दिया। एक और खबर की बात करें जहां पर अंजू को पाकिस्तान सरकार देगी नौकरी। जी हां दोस्तों, नसरुल्लाह का सबसे बड़ा खुलासा इस्लाम अपनाने की भी बता दी वजह है। बता दें अब नया मोड़ आया है इस कहानी में। बता दें भारत से अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान गई अंजू के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अंजू जो अब फातिमा बन चुकी है, उनके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने दावा किया है कि अब पाकिस्तान की सरकार अंजू को नौकरी और घर देगी। यही नहीं, नसरुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि वो अंजू भारत जाकर अपने बच्चों को वापस लेकर आएगी। उसने कहा कि अंजू सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। नसरुल्लाह ने बताया कि इस्लाम अपनाने की वजह से अब अंजू को जल्दी पाकिस्तानी नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय टीवी चैनल इंडिया डेली से बातचीत में नसरुल्लाह ने आशंका जताई है कि भारत जाने पर अंजू की हत्या ना हो जाए। उसने दावा किया है कि अंजू का भी कहना है कि अगर मैं भारत वापस जाती हूँ तो कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू अगस्त महीने में भारत जाएगी। इसके बाद अंजू अपने बच्चों को लेकर भारत से पाकिस्तान वापस आ जाएगी। उसने कहा कि बच्चों को भी अभी इस्लाम धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। नसरुल्लाह ने कहा कि अगर अंजू अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान नहीं आती है तो मैं भारत जाऊंगा और दोनों को लेकर आऊंगा। जी हाँ, यानी कि दोस्तों इनके बातों में इतनी हिम्मत तो देखिए कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली स्थिति नजर आ रही है। और दोस्तों अंजू को लेकर आपकी क्या राय होगी जो अपने बच्चों को छोड़ करके दोस्तों पाकिस्तान गई है और वहां से बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़े बड़े रिपोर्टिंग, बड़े बड़े बयानबाजी इनके निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा होता जा रहा है और ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसा हो भी जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि ये लोग अभी भी ख्वाबों में ही जी रहे हैं तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की एक एक जनता की इस मुद्दे पर क्या राय है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जी हां, SBI रिसर्च में सबसे बड़ा दावा। बता दें SBI रिसर्च ने अपनी इको रैप रिपोर्ट में कहा है कि यदि भारत अपनी वृद्धि की मौजूदा दर को बरकरार रखता है तो ये जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर 2027 से 28 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इससे पहले SBI रिसर्च ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। रिपोर्ट के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि 2022 से 2027 के बीच भारत की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस दर से भारत हर 2 साल में अपनी इकोनॉमी में 0.75 अरब डॉलर जोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2027 तक वैश्विक GDP में भारत का योगदान 4% से अधिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमेंट में आप लोग मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां उत्तर कोरिया ने रशिया के सामने खोला हथियारों का भंडार। किम जोंग ने सर्गेई शोइगु को खुद दिखाई सैन्य ताकत। जी हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर चर्चा के लिए रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की है। सरकारी मीडिया ने यह बृहस्पतिवार को जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया के युद्ध के प्रति उत्तर कोरिया का समर्थन फिर सामने आया। उत्तर कोरिया आज 1950 से 53 के युद्ध विराम की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस युद्ध विराम के बाद कोरियाई जंग थम गई थी। इस दौरान किम जोंग उन ने रूसी रक्षा मंत्री को उत्तर कोरिया के
हथियारों की प्रदर्शनी भी दिखाई, एग्जीबिशन भी दिखाया। किम जोंग उन खुद रूसी रक्षा मंत्री को हर तरह एक हथियार की खासियत बताते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम जोंग उन और शोइगु की मुलाकात बुधवार को राजधानी प्योंगयांग में हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को लेकर आपसी चिंता के मामलों पर सहमति व्यक्त की। जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां मणिपुर दरिंदगी केस की जांच हुई तेज, सीबीआई को सौंपा गया वायरल वीडियो बनाने वाला फोन। सूबे में 35,000 जवान हुए तैनात। जहां मणिपुर 3 मई से हिंसा की चपेट में है। 19 जुलाई को मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी का घृणित वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि ये वीडियो 4 मई का था, जिस मोबाइल फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था अब वो बरामद हो चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये मोबाइल फोन सीबीआई को सौंप दिया है। एजेंसियों के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस फोन से ये घृणित वीडियो लीक किया गया था उसकी जांच होने के बाद सिलसिलेवार घटनाओं का पता लगाया जा सकेगा। ये केस को सीबीआई को सौंपा जा रहा है। अब इस मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर असम में होगी। तो वहीं मणिपुर में सेना, सीआरपीएफ और सीएपीएफ के 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों के मैतेई बहुल घाटी इलाकों और कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों के बीच एक बफर जोन बनाया है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का काम पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे हैं। अब तक मणिपुर मिजोरम बॉर्डर पर 10 किलोमीटर के इलाके में कंटीले तार यानी फेंसिंग लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब कोशिश यह की जा रही है कि भारत म्यांमार के पूरे बॉर्डर को कंटीले तार लगाए जाएं। एजेंसियों को जल्द से जल्द बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का काम पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान की नैया पार लगाने आया सऊदी अरबिया, क्या महाडील से सुधरेगी पड़ोसी की तंगहाली, बता दें। खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब सरकार से संपर्क किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच $10 अरब का समझौता होगा। इसके तहत दोनों देश ग्वादर में बड़े रिफाइनरी स्थापित करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान की 5 सरकारी संस्थाएं और सऊदी अरब की लोकप्रिय तेल संस्था अरमा को योगदान देंगी। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में 70% नकदी लेकर आएगा, यानी 70% नकदी लगाएगा, जबकि सऊदी की कंपनी $3 अरब खर्च करेगी। जहां एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया है। पहले माना जा रहा था कि सऊदी अरबिया इस निवेश में $10 अरब लगाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान की एक कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है, जिस पर तरस खाकर सऊदी अरब पहले ही लोन दे चुका है। रिफाइनरी में $10 अरब के सऊदी के निवेश से पीछे हटते देख शहबाज सरकार आखिरकार पूरे प्रोसेसिंग प्लांट में 70% पैसा लगाने को मजबूर हो गई। इस MOU पर आज दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। एक और खबर की बात करते हैं, जहां कांग्रेस या बीजेपी राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, सर्वे के फाइनल आंकड़े में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, बता दें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर बहुत बड़ा ओपिनियन पोल किया है। राजस्थान चुनाव में कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कौन सत्ता की कुर्सी पाएगी, इसको लेकर किए गए सर्वे के हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर जीत का स्वाद चखेगी और कांग्रेस को 78 से 88 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, यानी 2023 के चुनाव में कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। जी हां, राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जबकि सर्वे के मुताबिक विपक्षी बीजेपी को सत्ता का सुख भोगने का मौका मिल सकता है। उसे यहाँ 109 से 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 78 से 88 के बीच सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य दलों को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, पिछले चुनाव में बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी, जबकि कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिल गई थी। जी हां दोस्तों, यानी ये सर्वे बता रहा है कि फिर एक बार बीजेपी को सत्ता का सुख मिल सकता है राजस्थान से। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आपसे हम इस सवाल पूछे कि राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस की या बीजेपी की, तो देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या जवाब देती है। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर कोई अपनी राय और हर कोई कमेंट कर सके। एक और खबर की बात करते हैं, जहां बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में की मांग, कहा संविधान से हटाया जाए इंडिया का नाम। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने को लेकर जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उठाई। उच्च सदन में भाजपा के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मांग की और इंडिया नाम को औपनिवेशिक प्रतीक और दासता की बेड़ी करार दिया।
अपनी मांग के तर्क में बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गत वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से किए गए राष्ट्र के नाम संबोधन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने देश को दासता के प्रतीक चिन्हों से मुक्ति का आह्वान किया था। बंसल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की मेहनत के कारण 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत ही रहा है और इसी नाम से उसे पुकारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां राजस्थान के बाद गुजरात में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरा, कहा ये चेहरे पुराने हैं लेकिन व्यवहार वही और लक्ष्य भी वही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी दल गुस्से में है क्योंकि उन्हें देश के आम लोगों के सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मोदी ने राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग देश के लोगों को विकास के लिए प्यासा रखते थे, जिन्हें लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की कोई चिंता नहीं थी, वे क्रोधित हैं क्योंकि वे देख सकते हैं कि देश के लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। मोदी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बनाने वाले विपक्षी दलों के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि आज इन भ्रष्ट और वंशवादी लोगों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। चेहरे पुराने हैं लेकिन व्यवहार वही है और लक्ष्य भी वही है। उन्होंने कहा कि हम सुशासन की गारंटी के साथ सत्ता में आए थे और पिछले 9 वर्षों से हमने ऐसा करके भी दिखाया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां क्या अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन करेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। जी हां दोस्तों, इस सवाल के जवाब देते हुए ओवैसी ने क्या कहा आपको बता दें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इसका समर्थन करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि बेशक हम हमेशा सरकार का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि हम केंद्र का विरोध करेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अन्य तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ दिखना चाहिए। क्या अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने से पहले इंडिया अलायंस ने आपसे संपर्क किया था? इस पर ओवैसी ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा कि नहीं, वे मुझसे संपर्क क्यों करेंगे, वो राजनीतिक चौधरियों यानी मालिकों का एक प्रतिष्ठित क्लब है। बीजेपी के प्रति हमारा विरोध पहले दिन से ही रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने UAPA संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर भी आपकी जो राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी